अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको करवा रही हूँ सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर है उसके एमसीक्यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास पहला सवाल गिवन है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। तो आपकी बुक के अंदर ये लाइन है, स्पीशीज़ जो होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद है द हॉलो फिलामेंटस अपेंडेजेस दैट हेल्प ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन आर कॉल्ड। तो ये होते हैं पिलाई की डेफिनेशन पेज नंबर 102 के ऊपर आपको मिल जाएगी। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज़ इस तरह के जो बिल्कुल बुक की लाइंस थी, बुक में जो है वो वर्ड टू वर्ड वो चीज़ें लिखी हुई हैं, डेफिनेशंस हैं, इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आपकी बुक की जो रीड है वो रिवाइज भी हो जाएगी। और अगर किसी ने वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं मार्क किए हुए पॉइंट्स तो उसको मार्क कर लें, याद कर लें अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एमकेट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास इसका जवाब क्या हो जाता है, पिलाई। ये पिलाई की डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ मिल जाए कि वो अपेंडेजेस होते हैं। इसका और फ्लैजुला का और प्लाई का आपको थोड़ा सा फ़र्क याद होना चाहिए कि दोनों ही फिलामेंटस अपेंडेजेस होती हैं, लेकिन फ्लैजुला बड़े होते हैं, प्लाई छोटे होते हैं। इसके अलावा फ्लैजुला जो होते हैं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और प्लाई जो होते हैं कॉन्जुगेशन और उसके दूसरे फंक्शन होते हैं, लोकोमोशन भी होता है और दूसरे न्यूट्रिशन वगैरह भी प्लाई के फंक्शन के अंदर आ रहा होता है। वो देख लीजिएगा, बुक में लिखा हुआ था। उसके बाद था द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आपको जो सही फार्मूला याद है पहले आप वो लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, सी जो थे कार्बन जो था वो 55 था, आपने याद करके जाना है सही से। और हाइड्रोजन जो होता था वो 72 था, ऑक्सीजन जो था वो 5 था, मैग्नीशियम जो था वो नाइट्रोजन जो था वो 4 था और मैग्नीशियम 1 था। तो इस तरह का जो भी ऑप्शन होगा उसको हम अपने जो है वो राइट आंसर के साथ मैच कर लेंगे। तो ये था हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आपको क्लोरोफिल बी का भी जो है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका भी सेम यही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो 70 होता है और आई थिंक ऑक्सीजन जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो दोनों के ए और बी क्लोरोफिल के जो है वो फॉर्मूले अच्छे से याद करने, वेरी शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है रुबिस्को इज़ द ओनली एंजाइम फाउंड इन। तो पेज नंबर 253 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन, उसके अंदर जो है वो ये वाला एंजाइम जो होता है इन्वॉल्व होता है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो याद होनी चाहिए। उसके बाद है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस डैश नंबर ऑफ एटीपीज। तो पहले ये वाली बात भी आपको बताई थी, मॉडल पेपर में इस तरह का कोई सवाल आया हुआ था और मैंने वैसे ही बताया था कि जो भी प्रोसेसेस हैं उनके एटीपी काउंट जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, किसके अंदर कितनी एटीपीज बन रही थी। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कम्प्लीटली, ग्लाइकोलाइसिस नहीं मतलब जो पूरी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो उससे बनते हैं टोटल 36 एटीपीज। अच्छा, इसमें भी दो बातें, एक होते हैं टोटल काउंट होता है और एक जो होता है नेट गेन होता है। यहाँ पे जो 36 है ये नेट गेन है, ये वाली लाइन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर 266 पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ये नेट गेन होता है। नेट गेन का मतलब होता है कि सारे प्रोसेसेस में डिडक्शन के बाद जो चीज़ बच जाती है या जो चीज़ जो बेसिकली गेन हो रहा होता है किसी को भी, तो वो नेट गेन कहलाता है। किसी भी प्रोसेस के अंदर डिडक्शन के बाद जो गेन होता है उसको नेट गेन कहते हैं। और टोटल मतलब कि टोटल कितना बना था डिडक्शन और रिडक्शन वगैरह को इंक्लूड करके, मतलब उसको हटा के नहीं, तो वो होते हैं 38। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 38 होता तब भी मेरे ख्याल से हम यहाँ पे 36 ही चूज़ करते, क्योंकि ये आपकी पहली बात की आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एटीपी प्रोड्यूसर्स। तो जो एटीपी प्रोड्यूस करता है एक ग्लूकोज एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर वो 36 होते हैं आफ्टर डिडक्शन या नेट गेन। और टोटल अगर एटीपीज़ की बात करें कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में कितनी एटीपीज़ बन रही होती हैं टोटल विदाउट एनी डिडक्शन या रिडक्शन, तो वो होते हैं 38। ये वैल्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। उसके बाद था लाइकेंस फंगस प्रोटेक्ट्स द अलगल पार्टनर फ्रॉम। तो ये एक तरह की एसोसिएशन होती थी, आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डेजिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग लाइट। हाई टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है आंसर, बोथ ए एंड सी ये दोनों होते हैं। ठीक है, पेज नंबर 134 पे आपको जो है वो लाइकेंस की हेडिंग में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद द ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एटीपी चाहिए होती है या एनर्जी चाहिए होती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। एक्टिव डिफ्यूजन एक टाइप होती है और एक होती है पैसिव डिफ्यूजन। तो उसकी टाइप्स में सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन आ जाती है जिसके अंदर एटीपी नहीं चाहिए होता। ठीक है, उसके बाद है द विड्रॉवल ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सेल वॉल इज नोन एज। तो ये आपको प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन मिल जाएगी पेज नंबर 335 के ऊपर। ठीक है, तो इसी का जो उल्टा प्रोसेस होता है वो डी प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। यानी प्लाज्मोलाइसिस के अंदर जो सेल कंटेंट होता है प्रोटोप्लाज्म वो सेल से निकल जाता है, यानी सेल श्रिंक कर जाता है। जबकि डी प्लाज्मोलाइसिस में वही कंटेंट या फिर खासकर कह लेंगे जो वाटर या जो साइटोप्लाज्म का जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो जब सेल के अंदर वापस एंटर कर रहा है तो उसको डी प्लाज्मोलाइसिस कह रहे होते हैं। ये आपको डेफिनेशन और उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए।
इसके बाद है द फंगल फाइटोप्थेरा कॉजेज अ डिजीज़ जो कि होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पेज नंबर 122 पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। पोटैटो की लेट ब्लाइट होती है, अर्ली ब्लाइट नहीं होती, यही नाम होता है इस डिजीज़ का। बेसिकली 122 पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बुक के अंदर भी MCQ गिवन है। उसके बाद है द ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस नेकेड सीड्स, बहुत आसान है, सबको पता है जिम्नोस्पर्म की नेकेड सीड्स होती हैं। उसके बाद है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इनफोल्डिंग्स, दीज आर नोन एज। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि इस तरह से इनफोल्ड होती है, उसकी इस तरह से इनफोल्डिंग्स बन रही होती हैं, वो क्या कहलाती थी, क्रिस्टाई, ठीक है। ये थैलाकॉइड और लेमेलाए जो थे वो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल होता है उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रेना भी उसी के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ थी, ठीक है। उसके बाद नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल इज़, तो अगर ये आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग पार्ट होता है, तो इसी तरह से जो टोनोप्लास्ट है वो भी एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होती है एक तरह की सेल मेम्ब्रेन ही होती है। बेसिकली वो भी मेम्ब्रेन ही होती हैं, कवरिंग्स होती हैं, मतलब कंपोजिशन इनकी सेम होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है। अब अगर कोई सोच रहा हो कि इसको हमने लिविंग क्यों कहा था, तो ये इसीलिए लिविंग था क्योंकि पहली बात कि सेल एक लिविंग चीज़ है, ठीक है। तो जो भी चीज़ लिविंग है उसके अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो ऑलमोस्ट लिविंग ही होती हैं। वो उस चीज़ को अगर बना भी रही होती हैं, सपोर्ट भी कर रही होती है, तो हम इसको ऑलमोस्ट अलाइव ही कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी बुक में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन एज सच गिवन नहीं है, तो बस इतना समझना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, क्योंकि सेल का ही पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए हम उसको लिविंग कंसीडर कर रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जैसी ही टोनोप्लास्ट होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये तीनों लिविंग है। सिर्फ नॉन लिविंग पार्ट क्या होता है, सेल वॉल। एक तो आपने इस तरह से भी इसका आंसर बता दिया। इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ भी है पेज नंबर 6 पे सेल वॉल की पहली लाइन लिखी हुई कि एक नॉन लिविंग पार्ट होता है, और नॉन लिविंग इसलिए होता है क्योंकि इसको सिंथेसाइज भी और मेंटेन भी जो है वो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वही कर रहा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो लिविंग नहीं होती, ये भी एक तरह की, मतलब इसको हम इसलिए भी मेम्ब्रेन भी नहीं कह रहे होते, ठीक है। इसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है और हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद था कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड, तो वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। आसान था, पेज नंबर 65 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए क्रोमोप्लास्ट क्या थे, क्लोरोप्लास्ट क्या थे। क्रोमोप्लास्ट में जो अदर पिगमेंट्स होते हैं अदर देन ग्रीन, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कलरलेस होता है जो पिगमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है द स्टिग्मेटा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई, तो आपको पता होना चाहिए कि वो होते हैं बेसिडियोमाइकोटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पेज नंबर 144 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये क्या थे, ये बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी बेसिडियोमाइकोटा के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। इनका जो फ़र्क था इसको माइकोटा के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, वो यही था कि इनके पास होते हैं एक सिलेंडर सा एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टिग्मेटा कहते हैं। इसके ऊपर जो होते हैं बेसिकली बेसिडियोस्पोर्स थे जो यहाँ पे बनते हैं और यहीं से जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये इसी का सिर्फ इस क्लास की जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी। उसके बाद है पॉलीमर दैट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज ऑफ स्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन्स। ये वाला सवाल पीसी के पेपर में भी प्रेजेंट था, और वहाँ पे मैंने आपको उसका आंसर बताया था कि ये होता है स्पोरोपॉलेन, ठीक है। यही एक वो चीज़ है जो कि स्पोर्स के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर, आपकी बुक में मेरे ख्याल से इसका नाम नहीं लिखा हुआ। अगर किसी को कहीं लिखा हुआ मिला है तो वो लाजमी इसकी रेफरेंस और पेज नंबर जो है वो कमेंट करके बता देगा। बाकी ये है कि ये बात लिखी हुई है कि जो स्पोर्स होते हैं और पॉलन ग्रेन होता है उसके अराउंड एक थिक एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पोरोपॉलिन इसका आंसर होगा। बाकी लिग्नन तो स्टेम में होता है, क्यूटिन तो लीफ में होता है, इस वजह से ये दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, और टेनन का मुझे आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और चीज़ थी, ठीक है। तो उसके बाद है एनिमल लाइक फेस ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से स्लाइम मोल्ड होगा, पेपर में यही लिखा हुआ था उनके। वो क्या होते हैं, एनिमल लाइक फेस उसका क्या होता है, तो फ्रूटिंग बॉडी, स्पोरेंजिया, स्पोर्स, ये सारी जो उसकी फेस के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं सारे प्लांट लाइक कैरेक्टर होते हैं या प्लांट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल में इन सारे स्टेजेस के जरिए, स्पोरेंजिया बना के, फ्रूटिंग बॉडी की शक्ल में, स्पोर्स बना के। बट प्लाज्मोडियम जो होती है वो एक एनिमल लाइक होती है इनकी फीचर या फेस जो होता है इनका। उसके बाद है प्लांट रिक्वायर्स पोटेशियम फॉर, तो आपको याद होना चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के दो फैक्टर्स थे, एक तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन था और दूसरा लाइट था। ये वाली बात भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है। उसके बाद है हॉर्स टेल्स बिलोंग टू सब डिवीज़न, तो ये होते हैं बेसिकली सेकंड नेम होते हैं या कॉमन नेम होता है फिनॉप्सिडा का, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। टेरोप्सिडा जो होते हैं इनका कॉमन नेम या सेकंड नेम फर्न होता है। लाइकोप्सिडा का जो होता है वो क्लब मॉसिस होता है, तो उनके कॉमन नेम याद होना चाहिए। आपको लिखा मिल जाएगा पेज नंबर 163 के ऊपर हॉर्स टेल के बारे में। उसके बाद है एम्ब्रियो साइक इन एंजियोस्पर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, तो वो कहलाता है फीमेल गेमेटोफाइट। ये वाली बात भी बुक में लिखी हुई है पेज नंबर 173 के अंदर। उसके बाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू, तो वो लीव करता है गार्ड सेल के जरिए नहीं, क्यूटिकल के जरिए नहीं, स्टोमा के जरिए नहीं, बल्कि स्टोमेटा के जरिए। जो पोर्स होते हैं वहीं से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, वाली बात आपने पढ़ी होगी, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट के अंदर। उसके बाद है द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बहुत आसानी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ATP बना रहा होता है इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, मॉडल पेपर का सवाल है, पेज नंबर 249 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये होता है
वाटर की जब फोटोलाइसिस होती है या फोटोलाइसिस जब हो रही होती है तो उसके बाय प्रोडक्ट में जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है और यही फिर बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं सेंट लॉरेंस के MCQs कंप्लीट। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।